वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 17th ऑफ नवंबर और आज का डिस्कशन काफी शानदार रहने वाला है। पूरा वीडियो जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले में हम लोग एडिटोरियल देखेंगे जो कि काफी प्यारे एडिटोरियल है, और दूसरे में फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस देखेंगे। उसमें भी कई सारे आप लोगों के फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इसका आप लोग डिस्कशन का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठेगा और अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। जहां पर भी आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये नोट डाउन करने लायक चीज है, उसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और लेक्चर सुनने के बाद में लगे कि यार पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, तो डिस्कशन काफी शानदार रहेगा। खासकर अगर बात करें तो एडिटोरियल कई सारे शानदार है। इंडिया रशिया के रिलेशन के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। इसी के साथ में ट्राइबल कम्युनिटी के इशू भी हैं और सीबीआई के ऊपर फिर से एक आर्टिकल आया, उसको भी समझेंगे। और वो आर्टिकल लिखा गया फॉर्मर डायरेक्टर जो सीबीआई के रह चुके हैं, वो खुद बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा सीबीआई को लेकर। तो वो आर्टिकल और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान लिखता है जिसने खुद ने एक्सपीरियंस किया है पर्टिकुलर बॉडी को, तो उसके चलते इसको और अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो इशू है उसमें एक काफी प्यारा आर्टिकल है जो डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। तो शानदार डिस्कशन रहेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने बोला था ना कि अभी रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा पेपर कंडक्ट कराया गया सीडीएस का, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो एक एक कर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात करूं, जैसे यहां पर ये देखिए बात की जा रही है धोलावीरा जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो ये मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहां पर किस लिए ये न्यूज में था, बोला गया यहाँ पर स्केलेटन बेसिकली डिस्कवर किए गए, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर जो बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो यहाँ से डिस्कवर किया गया है। फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर ये न्यूज में था काफी ज्यादा। कंजर्वेशन इफेक्ट, फॉरेस्ट नहीं मतलब कंजर्वेशन कुछ भी किसी भी तरीके से। ठीक है, इसी के साथ में गोल्ड और प्रीसियस जो यहाँ पर जो बोला गया उसकी डिस्कवरी यहाँ पर देखने को मिली स्टोन की। और नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला। ठीक है, मैंने बोला था ना यहाँ पर एक तो ये हो गया बेसिकली धोलावीरा जो कि पहली इंडिया के अंदर से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पहली ये साइट थी यहाँ पर हमारी कंट्री में जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया अभी 2021 में। ठीक है, एक और थी उसका नाम आप लोगों को बताना है, दूसरा वो भी मैंने आप लोगों से कई बार डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओलंपिक के बारे में अगर आप लोगों से बात किया जाए तो आप लोग समझ सकते हैं, ये हर दिन मैंने आप लोगों को बताया जब मैंने ओलंपिक के आप लोगों के प्रोग्राम चल रहे थे कि मैंने कहा यहां से आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। खासकर डिफरेंट क्या हो जाता है, डिफरेंट ये हो जाता है कि रसिया जो था वो ओलंपिक के एक तरीके से नहीं खुद के फ्लैग के नीचे नहीं खेल रहा था, तो किसके नीचे वो खेल रहा था बेसिकली, तो वो खेल रहा था आरओसी के नीचे। ठीक है, और ये आरओसी क्या था, ये था रशियन ओलंपिक कमेटी। तो इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि रशियन ओलंपिक कमेटी के नीचे खेल रहा था। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने यहां पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, जिसकी वजह से वो यहां पर इसके लिए खेल रहा था। तो उसकी वजह से यहां पर पनिशमेंट इसको दिया गया था, तो इसीलिए ये यहां पर नहीं खेल पाया। और इसी के चलते यहां पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगे थे। तो ये अभी कंटिन्यू रहने वाले हैं। बीजिंग ओलंपिक जो होगा इसके चलते भी यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक चीजें थी। अगर बात करें यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है, ये तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला था कि हाँ यूपीएससी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकती है, और गेम के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन आज के डेट में पूछे जा रहे हैं। मैंने बोला था ना कि पैरा ओलंपिक में मैंने कहा अगर क्वेश्चन बनेगा तो उन्हीं से बनेगा जिनको डबल अभी यहां पर मेडल मिले हैं। और इसमें कौन थी यहां पर, ये थी अवनी। अवनी का नाम मैंने कितनी बार बताया, अवनी लेखरा, मैंने कहा इनका क्वेश्चन बन सकता है। तो उस टाइम पर मैंने बाकायदा उसके ऊपर आप लोगों को बोला था स्टार लगाकर, मैंने कहा यहां से क्वेश्चन बनेगा अगर बनेगा तो। क्यों? क्योंकि 2 मेडल इनके द्वारा जीते गए थे। तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिनके द्वारा 2 मेडल जीते गए पैरा ओलंपिक टोक्यो के अंदर में। तो किससे रिलेटेड है यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो शूटिंग आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो ऐसे यार आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान से चीजों को सुनेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाएंगे। एक और क्वेश्चन जो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया, बात की जा रही है यहां पर कि कौन सी कंट्री ऐसी है रिसेंटली जिसको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो बोला जा रहा है यहां पर पाकिस्तान, भूटान, चाइना या फिर नेपाल। सही आंसर आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, तब तक देखता हूं कौन कौन सही आंसर यहां पर देता है। ओके, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। बेसिकली मैंने बोला था ना यार दोनों वीडियो अगर आप लोग प्रॉपर वे में फॉलो करके चलते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा अगर इनको आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं। पर लेकिन वही है कि जो कर लेते हैं अच्छे से वो एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं, बाकी तो चीजें चलती रहती हैं, उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। देखिए रियलिटी में जो सीरियस होगा ना वही हकदार होगा सिलेक्शन का, जिनका टाइम पास चल रहा है उनका फिर चल ही रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर बात करें यहां पर ये काफी प्यारा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। S-400 सिस्टम जो कि अभी यूएस से रसिया से हमारे देश में आ रहा है, तो उसी के बारे में एक एनालिसिस किया गया है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहां पर जिसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है,
ये वाला आर्टिकल भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली अभी आयुध जो एक पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसको बोला गया यहाँ पर एक नहीं पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, इसको बोला गया यहाँ पर जयंती गौरव दिवस, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड एक गौरव दिवस सेलिब्रेट किया गया है, तो कि बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है। तो इसके बारे में समझेंगे, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पर फिर से ये बेसिकली काबुल और कश्मीर अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर डिस्कस किया जा रहा है। तो देखिए इसमें आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अफगानिस्तान में जैसे तालिबान आता है तो हमको दिक्कत क्या होती है, उससे हमको ये दिक्कत होती है कल को चल के तालिबान जो है वो खासकर हमारा अगर रीजन आप लोग मैप में देख पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेगा आप लोग समझ पाएंगे, ये वाला पोर्शन हमारा अफगानिस्तान के साथ में कनेक्ट है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तो नहीं बोलेंगे आप लोग यहाँ पर, बेसिकली अब लद्दाख वाले रीजन में बोलेंगे। लद्दाख वाले रीजन में भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर सट्टा हुआ है इसके साथ में। वैसे मैप की बात करूं, टच के बारे में, टच किसके साथ में कर रहा है, पर लेकिन अब इंपैक्ट कहां पर पड़ सकते हैं, यहाँ पर इंपैक्ट ये पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दोनों के ऊपर, टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो पहला मुद्दा तो हमारा ये सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर, जो कि अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिएगा। दूसरा मुद्दा हमारा यह है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान का चमचा है, अब तक पाकिस्तान के हिसाब से चलता हुआ है, तो आगे चलकर अगर फिर से उसने वही हरकतें की तो ये हमको दिक्कत में डाल सकता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि काफी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर किया है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर सदमे में पड़ सकता है। तो अभी इसीलिए हम लोगों ने एक एनएससी की मीटिंग भी बुलाई थी, जिसके चलते अभी ये देखा गया कि कैसे यहाँ पर इसको डील को बेसिकली लेकर चलना है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा ये, हम लोग नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म रहे, और ऐसा नहीं कि हम ही नहीं चाहते हैं, आसपास की कोई भी कंट्री नहीं चाहती। इवन यूएसए भी जब निकला उसने बोला था तालिबान को कि अफगानिस्तान के अंदर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं होना चाहिए, तो सब यही चाहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली यही बताया गया कि आज की डेट में एक तो अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी ये बनी है, देखिए तालिबान किसी का सगा नहीं है। अगर आप लोग अफगानिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, उन्होंने कभी किसी के दबाव में आके कोई काम किया नहीं है। अभी खुद ही देखो, इंडिया ने बोला हम लोग यहाँ पर गेहूं वगैरह अफगानिस्तान में भेजना चाहते हैं, तालिबान ने तुरंत बोल दिया पाकिस्तान को कि ऐसा है, जल्दी से उसको अलाउ कर दो, नहीं तो फिर देख लेंगे तुमको, ठीक है। तो तालिबान की हिस्ट्री रही है, जो अफगान होते हैं वो कभी किसी के प्रेशर में आते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसका चमचा बन के रहेगा तालिबान बेसिकली। इसीलिए यहाँ पर कईयों को तो ये दिक्कत होती है, कल को चल के अगर टेररिज्म को सपोर्ट करने पे आ गया कि फिर बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर हो जानी है। तो इसके चलते भी कई बार लोग शांति में बातें करते हैं, पर लेकिन हमारी कंट्री की जो सिचुएशन है वो बेसिकली एक ढुलमुल रवैये वाली हो गई है। अब तक हम लोगों ने कभी तालिबान से बात नहीं की है, अब हम लोगों ने तालिबान से बात करनी स्टार्ट की है। तो अभी तालिबान उसको कितना एक्सेप्ट करेगा और कितना यहाँ पर पाकिस्तान को हम लोग बेसिकली तालिबान को कंट्रोल करने से रोक पाएंगे, और कितना इस रीजन में हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करा पाएंगे, तो वो अभी ताक पर यहाँ पर लगी हुई है। तो वो आगे देखने वाले मुद्दे होंगे कि किस तरीके से चीजें जो है वो बढ़ने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग कई बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रखेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये 15 अगस्त याद रखना, ठीक है। जिस दिन हम लोग आजादी सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन तालिबान ने अफगानिस्तान में बेसिकली अटैक कर पूरा अपना रूल स्टेब्लिश कर दिया। तो वहां पर उनकी आजादी छिन गई जिस दिन हम लोग को आजादी मिली। तो ये इस तरीके से लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं, अगस्त से लेकर अब तक बात करें तो हम लोग अब तक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तालिबान के चलते अफगानिस्तान के रूल में काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। वहां पर लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। काफी लार्ज स्केल पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। कई सारे मंदिर जो मंदिर गुरुद्वारा वगैरह उनके ऊपर भी कई अटैक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। तो बहुत सारे इश्यू हैं। लड़का लड़की की एजुकेशन को अलग अलग कर दिया गया है, लड़की को तो एजुकेशन लेने से ही मना कर दिया गया है। तो ये दुनिया भर के तमाम मुद्दे हैं जिनके बारे में आप लोगों से कोई कुछ पूछ ले तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों को बातें देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट एक तरीके से बोल सकते हैं कुछ बातें जो आप लोग याद रख सकते हैं, हल्का सा आइडिया रखेगा, ठीक है। ये है इन्फ्लेशन के बारे में, बेसिकली महंगाई के बारे में बात की जा रही है। ये ऐसे ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, इनको आप लोग स्किप कर सकते हैं इजीली। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट एक बार डेवलप कर लिया कि डब्ल्यूपीआई, और देखिए ये जैसे डब्ल्यूपीआई हो गया, ठीक है, सीपीआई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इनके बारे में आप लोग रखेगा, ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो ये हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। एक वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में बाय वीर। वो वीडियो देखने के बाद में आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे कि ये टॉपिक है क्या। पूरा टॉपिक डिटेल में कवर किया मैंने बहुत सारा। एक बार उसको कवर कर लो, फिर आप लोगों को डेली समझने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है डब्ल्यूपीआई, क्या है पीई, क्या है यहाँ पर सीपीआई। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वीडियो बना दिया था। मैंने कहा कभी अगर जरूरत पड़ेगी, जिसको नहीं पता होगा, क्योंकि देखिए वीडियो ना
मैं सोचता हूं कि 1 घंटे के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर हो जाएं, यानी कि रिपीटेडली वही सारी चीजें पढ़ाता रहूं, ठीक है। तो इसलिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर कई बार कई सारे आर्टिकल रिपीट कर देते हो। यार देखो थोड़ा बहुत तो हो जाता है, पर लेकिन हाँ कोशिश में करता हूं कि नया ज्यादा पढ़ाऊं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई नया पॉइंट न छूटे। तो इसलिए वही रहता है चीजें। पर हाँ ये भी रहता है कई सारे, जैसे आज सीबीआई का आर्टिकल आएगा, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट नए हैं तो थोड़ा सा बेसिक भी बता दूंगा, तो वो भी चीजें रहती है, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो ऐसा नहीं कि मतलब इस तरीके से कि मैं आप लोगों को डेली जो है थोड़ा सा बैलेंस बनाकर जरूरी है, क्योंकि एक तरीके से ना कि रिवीजन भी थोड़ा सा हो जाएगा, पर हाँ ये नहीं कि उसके चक्कर में कुछ नया छोड़ देंगे, ओके, तो ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसी के ऊपर मुद्दे चल रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है उसको कितने चांसेस हैं यहाँ पर ये। अच्छा आप लोग जो भी उत्तर प्रदेश से ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है अब की बार कौन जीत के आने वाला है यहाँ पर, यानी कि कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, मायावती आएगी, किस कौन लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर जीत कर आने वाली है, आप लोग बताइए। हालांकि जो मैक्सिमम मुद्दा है यहाँ पर ये इन्हीं के बीच में रहने वाला है, या फिर कोई और भी है आप लोग के चलते हैं यहाँ पर। तो लोकल एरिया में अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन जीतेगा तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला आर्टिकल जो मैंने बताया ना अभी सीबीआई के डायरेक्टर के द्वारा लिखा गया है, ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि एक इंसान जो है जो खुद जॉब करके आया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। तो इस मुद्दे के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। और ये वाला जो मुद्दा है ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। केरला के अंदर एक डैम है जिसको बोलते हैं मुल्ला पेरियार डैम, तो उसके मुद्दे के बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लगा, अभी आप लोगों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी देखी, ठीक है, ये डेटा पॉइंट पूरा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि टेलीग्राम पर आप लोग जाकर देख लेना। और सारी पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर इकट्ठे मिल जाती है टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जाकर सारी चीज देख ले कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आंसर लिखना है तो उसमें जाकर आप लोग क्लिक कर लेना यहाँ पर, अगर आंसर लिखने वाले पेज पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें आप लोग की रहती है, लगभग 54,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हैं, तो इनको आप लोग पार्ट बनाइए लाइव का, कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी देखने को मिली कहां पर, ग्लासगो में। ग्लासगो कहां पर है यहाँ पर, ये आप लोग को यूके के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें एक एनालिसिस ये किया गया कि वहां पर अगर जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कितने लड़के और कितनी लड़कियां, यानी कितने मेल और कितने फीमेल वहां पर पार्टिसिपेट करने गए थे, तो बोला गया कि इंडियन जो डेलीगेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में उसमें ओनली 17% महिलाएं थी, यानी कि काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर। कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, इसी के साथ में यमन हो गया, होली सी हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, जिन्होंने कोई लड़की भेजी ही नहीं है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि अपने आप ही पूरे क्लाइमेट के मुद्दे पर जो मेल कम्युनिटी है उनका दबदबा यहां पर नजर आता है। तो ये गलत है, यहां पर फीमेल को भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए, फीमेल के पार्टिसिपेशन को भी सपोर्ट करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी यहां पर अगर बात करें तो इलेक्शन के चलते अभी यहां पर एक काफी बड़ा मुद्दा इशू बन गया था। यहां पर बोला गया कि महिलाओं को 33% के करीब लगभग बोला गया अभी यहां पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, मतलब एक तरीके से उनको सीट दी जाएगी भरने के लिए, 33 या शायद 40% के करीब बोला गया था। तो इसलिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि लगभग 50% पॉपुलेशन है हमारे देश की महिलाएं, अगर पीछे छोड़कर चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो सबको साथ में लेकर चलना जरूरी है। तो ये डेटा पॉइंट इसी के बारे में एनालिसिस करा है, अलग अलग कंट्री से कितने कितने यहाँ पर लोग पहुंचे, उसके चलते यहाँ पर बातें बताई जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे पहले कहां पर हुई थी, एक तो ये बताना है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, फिर कल आंसर दो बता दूंगा। दूसरा आप लोगों को ये बताना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे इंडिया के अंदर कौन सी हुई थी, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन अभी जो लेटेस्ट यही है कि आगे आने वाली 2 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, 27 और 28 कहां पर होने वाली है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है और आगे भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते इनका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था सीबीआई के बारे में। यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को पहले दे देता हूं इस आर्टिकल के बारे में। बेसिकली यहां पर सीबीआई के जो फॉर्मर डायरेक्टर थे जिनका नाम था आर.के. राघवन, जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इनके द्वारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया गया। यहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, इनके द्वारा बोला गया जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सीबीआई को 2 साल का फिक्स टेन्योर आप लोगों को देना है, तो उस टाइम पर यहाँ पर मुझे काफी फायदा हुआ, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस चल रहा था जिसको मैं देख रहा था उस टाइम पर, तो मुझे 4 महीने और ज्यादा मिल गए थे उस केस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। वो जो केस था वो हवाला का केस था, हवाला स्कैंडल था। हवाला क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन ए जो है वो इंडिया के अंदर में है और बी जो है वो पाकिस्तान के अंदर में है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे देश में उसको टेररिस्ट अटैक करवाना है, तो वो यहां पर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पर्सन से बेसिकली बात करेगा, पर लेकिन पैसा ट्रांसफर नहीं करेगा, पैसा बोलेगा किसी तीसरे पर्सन को, सी को, कि उसको पैसा दे देना जाकर तुम, ठीक है। तो यानी कि बाउंड्री के क्रॉस में पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, बस यहां पर ये बातें जाएंगे कि तुम ब्लास्ट कर देना वहां पर जाकर, और तीसरे आदमी से पैसा लेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हमारे देश में किसी के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इंसानी हरकतें कर रहा है, तो कोई पास का ही तीसरा पर्सन ले जाकर पैसे दे देगा, वो काम
कराने के लिए, तो ये हवाला होता है। कल को यहाँ पर इनको कोई काम कराना हो, इधर अगर कोई बैठा है पाकिस्तान में, किसी को कोई काम कराना है रिलेटेड, तो वहां पर इनका कोई बंदा होगा, वो जाकर पैसे दे देगा, तो बाउंड्री का ट्रांजेक्शन नहीं होता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो इंटरपोल के साथ में मिलकर भी सीबीआई काम करती है, मैंने ये आप लोगों को बताया था, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा इनके द्वारा ये बोला गया, जब मुझे एक्स्ट्रा 4 महीने मिले तो उस केस को मैं और अच्छे से टैकल यहां पर कर पाया। पर लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला, जो कि 1987 में अगर बात करें तो ऐसा भी मुद्दा यहां पर निकल कर आया, जिसमें पर्टिकुलर जो डायरेक्टर थे उनको पहले बोला गया उनको एक्सटेंशन दिया जाएगा, और तुरंत रातों ही रातों फिर वो एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। तो इस तरीके से कई सारे जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जैसे है ना एक तरीके से कोई आईपीएस ऑफिसर है, वो वहां पर जाकर इस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठा, तो एक तरीके से इंसल्ट हो जाती है कि हाँ पहले एक्सटेंशन की नाम कर दी और फिर उसको मना कर दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को बुरी कंडीशन देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे जो है मोरल डाउन होता है जो सीनियर ऑफिसर होते हैं उनका। अगर बात करें यूएसए के अंदर, जैसे हमारी कंट्री के अंदर सीबीआई है, ठीक है, ऐसे ही यूएसए के अंदर आप लोगों को एफबीआई देखने को मिलेगी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये जो एफबीआई है यूएसए के अंदर, बोला ये जा रहा है कि उसको पावर दे रखी है कि वो किसी भी मुद्दे को बेसिकली, मतलब उसके पावर दे रखी है उसके डायरेक्टर को 10 साल तक वो वहां पर अपनी पोजीशन पर रह सकता है। 10 साल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक इंसान जो है वो काया पलट कर सकता है। तो इसलिए कोई भी केस अगर आता है, मान लीजिए वहां पर गवर्नमेंट जो रहती है वो 4-4 साल के लिए रहती है, अब 4-4 साल के लिए मान लीजिए एक गवर्नमेंट आई, दूसरी आई, तीसरी का भी आधा टेन्योर चला जाएगा, तो तब यहां पर जाकर सीबीआई का या उसका एफबीआई का उनका डायरेक्टर हटेगा। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा है कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश नहीं करेगी, और एफबीआई जो है वो इंडिपेंडेंट भी काम करेगी, तो ये फायदा रहता है। यानी कि एक गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एक तरीके से जो इंडिपेंडेंसी है और जो ऑटोनॉमी है, यानी कि वो किसी के कंट्रोल में काम नहीं करेगा, वो बनी रहती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें हमारे देश में अगर इंप्लीमेंट की जाए तो एक अकाउंटेबिलिटी भी यहां पर बनी रहेगी, अगर यहां पर फिक्स टेन्योर किया जाता है। तो ये अभी खुश किस चीज से नहीं है, ये खुश इस चीज से नहीं है, ये बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री में जो भी सीबीआई को जो भी यहां पर बेसिकली ये एक तरीका दिया गया, टेन्योर दिया गया यहां पर कि 5 साल तक इसको दे सकते हैं, तो इसको बोला गया कि जिसे 2 साल फिक्स कर रखे हैं, ठीक है, वे उनको लगेगा अगर इसको करना है तो 1 साल का एक्सटेंशन दे देंगे, ठीक है, फिर 1 साल का एक्सटेंशन दे देंगे, फिर 1 साल का एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये ऐसे बोला गया कि 3 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, ना कि फिक्स टेन्योर किया गया कि 5 साल तक फिक्स रहेगा जब इसको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन दिया गया यहां पर 3 साल का, 1-1 साल करके, तो बोला गया कि इसका पॉलिटिकल पार्टी आने वाली या फिर कोई प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी गलत इस्तेमाल कर सकती है। अगर उनको लगेगा सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो उनके फेवर में काम कर रहा है, तो वो उसको एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर उनको लगेगा ये काम नहीं कर रहा है हमारे हिसाब से, तो उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो ये गलत मुद्दा है, इस पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, इसको फिक्स कर दिए ताकि वो भी अपना इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते रहे और किसी के प्रेशर में यहां पर न आए। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर जो है वो ये है, आज की डेट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली है, कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना कंसेंट जो है वो छीन लिया है सीबीआई से, यानी कि सीबीआई उस राज्य में एंट्री नहीं कर सकती। जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, कई सारे राज्य ने ऑब्जेक्शन उठाया, वेस्ट बंगाल ने तो कंसेंट छीन लिया। कई सारे राज्य ने ऑब्जेक्शन दिखाया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, यानी कि वो सारे राज्य मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि प्रेजेंट टाइम पे जैसे सेंटर में गवर्नमेंट होगी, किसकी पावर में आ गई, बीजेपी, ठीक है। अब दूसरे राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैक्सिमम वो राज्य कंसेंट छीनते हैं, क्योंकि ये लगता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो भी होती है वहां पर, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सीबीआई को या फिर ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश करती है। तो इसके चलते वो अपना कंसेंट छीन लेते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर ये बॉडी जो है वो एंटर नहीं कर पाएगी सीबीआई, तो उसके चलते यहां पर ये बातें निकल कर आती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कंसर्न का रीजन है कि आप लोग बोलते हैं कि सीबीआई की जो है ऑटोनॉमी है, सीबीआई इंडिपेंडेंट है, तो फिर वही राज्य अपना यहां पर कंसेंट क्यों छीन रहे हैं जहां दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस तरीके से आप लोगों को नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर आप लोग काम करना पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगर यहां पर इसके बारे में आप लोग बात करिए तो ऑलरेडी आप लोग समझ सकते हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहां पर सीबीआई के बारे में, कि अगर कोई स्टेट यहां पर अपना कंसेंट छीन लेता है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो सीबीआई एंटर ही नहीं कर सकती। वहां पर एंटर कब करेगी? वहां पर एंटर करेगी वो बेसिकली जब सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बोलेगा उस केस को कि हाँ यहां पर सीबीआई जा सकती है, तो फिर भी वो वहां पर एंट्री कर सकती है, तो उसको कंप्लीटली एक तरीके से डिबार्ड नहीं किया गया है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर एक ये निकल के आता है कि यहां पर सीबीआई को बेसिकली पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से देखा जाता है, जबकि पुलिस है वो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो बोला यह जाता है कि सीबीआई को फोर्स मत करो आप लोग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से काम करने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो और उस ऑर्गेनाइजेशन को
बिल्कुल जैसे ऐसे ना तो इनकम टैक्स वाली ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, इनकम टैक्स का एक्ट हो गया, ठीक है, या फिर कस्टम टैक्स हो गया, तो उनके पैटर्न पर वो क्या करते हैं, वो कहीं पर भी जाकर किसी को भी किसी भी तरीके से जाकर वो कर सकते हैं। स्टेट का उनके ऊपर ऐसा कोई वो नहीं रहता है प्रतिबंध। तो उस तरीके से आप लोग यहां पर काम करिए, सीबीआई को ऑटोनॉमी दीजिए। पहला तो ये इंडिपेंडेंट बोला गया, दूसरा बोला गया सीबीआई आज के डेट में पावर कहां से लेती है, तो उसके चलते इनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो सीबीआई पावर लेती है वो लेती है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से 1946, यानी खुद का कोई अस्तित्व नहीं है सीबीआई का, कहीं और से पावर लेती है। तो ये वाला मुद्दा गलत है, तो आप लोग खुद का इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस बनाइए, ठीक है। और यहां पर एक अपॉइंटमेंट के बारे में बात करिए, इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये प्राइम मिनिस्टर, इसी के साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन मेंबर डिसाइड करते हैं कि सीबीआई को अपॉइंट कौन करेगा, यानी कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा। अब की बार क्या होता, पहली बार ऐसा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी गई और यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मिलकर यहां पर जो नए सीबीआई बना दिए, मतलब मानी क्या गई, उनके द्वारा जो नाम दिया गया था उसको रिकमेंडेटरी नेचर पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ऐसा आप लोग कई बार देखने को मिलेगा, या मतलब रेयरली देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा है, अगर चाहो तो आप लोग 2 पर्सन और बढ़ा दो इसमें, एक कमेटी जो होती है अपॉइंटमेंट करने की, ताकि और बैलेंस यहां पर बना रहे, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये भी एक मुद्दा यहां पर है, और ज्यादा अच्छे से चीजों को लेकर चला जा सके, तो ये मुद्दे हैं यहां पर। तो ऐसे कई सारे आप लोग के प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और मेंस के अंदर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब एक मुद्दा मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं एक्स्ट्रा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में कई बार पूछ लेते हैं। यहां पर है बेसिकली संथनम कमेटी, जिसके बेस पर सीबीआई को अपॉइंट किया गया था यहां पर, और इसी के साथ में ये फिर से यही रह गया, ये सेकंड ईयर से सॉरी यार, कई बार ना मिसप्रिंट हो जाती है चीजें, ठीक है। इंटरपोल में हमारी जो कंट्री है वो सीबीआई जो है उसको रिप्रेजेंट करती है इंटरपोल के अंदर में, ठीक है। और इसी के साथ में पहले होम मिनिस्ट्री के अंडर में थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में है, करप्शन को रोकने का काम करती है। तो ये सारे मुद्दे आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई थी कि स्पेशल क्राइम के लिए, इकोनॉमिक क्राइम के लिए और एंटी करप्शन, और इसी के साथ में सुमोटो एक्शन भी ये ले सकती है। तो सीबीआई का दायरा जो है वो काफी बड़ा है, पर लेकिन सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, यानी कि सीबीआई को लॉ पास करके नहीं बनाया गया है। तो ये है यहाँ पर ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे एरिया में इसका जुडिक्शन रहता है। तो ये मुद्दा था यहाँ पर। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इस आर्टिकल को लेकर क्लैरिटी आई होगी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने आप लोगों से ये आर्टिकल डिस्कस किया था, ओके। ये जो मुद्दा है ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और यहां पर इंडिया और रसिया के रिलेशन में आप लोग काफी डिटेल में समझाने वाला हूं। रसिया जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा। खासकर अगर बात करें तो आप लोगों को जब भी रसिया का नाम याद आता है, एक नॉर्मल एक नॉर्म्स बन गया है कि रसिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। और वो कब से देखने को मिला था, वो देखने को मिला था जब 1971 की वॉर हो रही थी। उस टाइम पर यूएसए ने काफी लार्ज स्केल पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यहां पर काफी बड़े बड़े वेपन भेज दिए थे, जब यहां पर बांग्लादेश को आजाद कराने की बात आई थी। रसिया उस टाइम पर हमारे साथ में खड़ा हुआ था। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कोई भी परमानेंट दुश्मन और परमानेंट दोस्त नहीं होता है जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की आप लोग बात करते हैं, ठीक है। सब अपने फायदे के बारे में देखते हैं। अगर कल को चला पाकिस्तान, अगर आज के डेट में देखो आप लोग, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रहा था यूएसए जब अफगानिस्तान का मुद्दा आया। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि अलग अलग तरीका फंडा आप लोगों को नजर आएगा। अभी रसिया ने भी कुछ रिलेशन पाकिस्तान के साथ में स्टेब्लिश कर दिए हैं, तो सब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चलती है, तो दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। अपनी चीजों को अपने हिसाब से देखें, क्योंकि क्रिटिकल इश्यूज रहते हैं, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होनी चाहिए। S-400 सिस्टम जो है यहाँ पर वो बेसिकली काम कैसे करता है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई दुश्मन की मिसाइल, दुश्मन का जहाज अगर कोई आ रहा है, तो यहाँ पर एक रडार रहेगी, वो उसको चेक करेगी, अच्छा ऐसा कुछ आ रहा है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पर ये कमांड व्हीकल रहेगा, ये इंगेज रडार रहेगी। ये क्या करेंगे यहाँ पर मिलकर, ये बेसिकली लॉन्च कर देंगे मिसाइल, ताकि उसको हवाई हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके। रीजन क्या है, पता चला कल को ये जहाज है, कुछ भी है, ये पता चला यहाँ पर हमारे देश में बॉम्ब गिरा रहा है, तो रोकना पड़ेगा ना अपने देश की सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए ये जरूरी है, इस तरीके का ये सिस्टम है। तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम लोग लगा देंगे, चाइना के बॉर्डर पर लगा देंगे, तो इसके चलते क्या रहेगा, एक सिक्योरिटी बनी रहेगी। कल को उल्टी सीधी हरकतें अगर ये कुछ करते हैं तो। अब ये मुद्दा क्या है, मुद्दा यहां पर यह है कि यूएसए नहीं चाहता है कि हम लोग ये सिस्टम यहां से खरीदे। क्यों यूएसए नहीं चाहता है यहां पर ये सिस्टम हम खरीदे, उसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन तो यहां पर ये है कि यूएसए का खुद का माल है, यूएसए चाहता है कि मार्केट में मेरा माल बेचा जाए, क्यों दूसरे का माल बेचा जाए। तो पहला तो इकोनॉमिकल मुद्दा हो गया यहाँ पर, ये जो बहुत बड़ा इशू निकल कर आता है कि यूएसए अपना माल बेचना चाहता है मार्केट में और दूसरे का माल ना बेचा जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चाहता है कि रसिया के पास में जो इकोनॉमिक रीजन की वजह से पैसा ना पहुंचे, फिर रसिया जो है उल्टी सीधी हरकतें करता है। यूएसए का जो है वो क्या है, वो थर्ड, याद रखिए कई बार मैच करने के लिए आता है, इसको बोलते हैं बेसिकली थर्मिनल, एक तरीके से ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो थर्ड बोलते हैं, ये वही थर्ड है जब यहां पर यूएसए ने साउथ कोरिया में ले जाकर रख दिया था बेसिकली नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, और चाइना को इरिटेशन हो गई थी उसकी वजह से। तो ये वही थर्ड सिस्टम है, ठीक है।
तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा। और यूएसए का हो गया S-400। ऐसा ही एक सिस्टम इजराइल का है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो इजराइल वाले सिस्टम का नाम बताइए। तो अभी मुद्दा यहां पर कई सारे चल रहे हैं। एक तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि ये जो डील थी इंडिया के द्वारा साइन की गई थी 5.43 बिलियन में, तो ये 2018 में डील साइन की गई थी और बोला गया था हमको ये सिस्टम भेजा जाएगा। तो इससे ये चाहता है कि रसिया के पास में ऐसे पैसा ना जाए, उससे क्या रहता है, रसिया और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो रसिया के ऊपर जो सैंक्शन यूएसए लगाता है वो कमजोर हो जाते हैं। तो इसलिए यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन ढूंढा और वो निकाल कर लेकर आए काटसा। काटसा क्या था यहाँ पर, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है। यानी कि अगर कोई भी अमेरिकन एडवर्सरीज, ठीक है, यानी कि अमेरिका के जो दुश्मन है उनके साथ में जाकर अगर कोई भी उसका दोस्त जैसे कि इंडिया हो गया कुछ वेपन हथियार वगैरह खरीदता है, तो ये इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं कि तुम उसके साथ में काम क्यों कर रहे हो। तो ये बातें यहां पर बोली गई। तो इसके चलते यहां पर ये क्या क्या मुद्दे को रोक सकते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिक मुद्दा इनका ये कि रसिया के पास में ज्यादा पैसा न जाए, इसी के चलते यहां पर ये 3 कंट्री को लेते हैं, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जिसको यहां पर एक तरीके से क्रिमिनल कैटेगरी में रखते हैं यहां पर ये। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा सबसे ज्यादा क्या है, क्या क्या कर सकता है अगर बात करें यूएसए। यूएसए यहां पर बेसिकली वैसे तो 12 तरीके के सैंक्शन लगा सकता है, पर लेकिन 2 सैंक्शन ऐसे हैं जो हमारे ऊपर इंपोज किए जा सकते हैं इजिली। पहला सैंक्शन क्या है यहां पर कि प्रोहिबिशन करना अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि हम लोग डॉलर देकर यहां पर खरीद रहे हैं। मैंने आप लोगों को अभी पैसा भी बताया कि 5.43 बिलियन डॉलर, तो यूएसडी यानी कि यूएसए का डॉलर, तो अपना डॉलर यूज करने से मना कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट जो है वो डॉलर में नहीं होगी अगर आप लोग S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये हो गया, क्योंकि ये एक हार्ड करेंसी है और लार्ज स्केल पर इंटरनेशनल लेवल पर यूज की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह है कि एक्सपोर्ट के ऊपर इंडिया यूएसए के जो रिलेशन है उसमें एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर इंडिया और यूएसए के रिलेशन जो है वो डिरेल कर सकता है, यानी कि पटरी से उतार सकता है। तो ये दूसरा मुद्दा है यहाँ पर। तो इन 2 मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बेसिकली ये काम करता है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कई सारे लाइसेंस हम लोग को डिनाई कर सकता है क्योंकि काफी कुछ हम लोग यूएसए से खरीद रहे हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप भी समझदार आदमी थे, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ आदमी थे। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को आप लोग बेवकूफ बोलो, बिल्कुल। उन्होंने सोचा कुछ दोस्त भी होंगे यार जिनको हम लोग को छूट देनी पड़ सकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्राइटेरिया रख दिया कि हाँ छूट दे देंगे यार। अगर बात करें यहाँ पर उनके द्वारा पहले 2017 में ये काटसा लेके आए, 2018 में वेवर का भी कॉन्सेप्ट रख दिया कि केस टू केस डिसाइड करेंगे किसको छूट देनी है और किसको छूट नहीं देनी है। तो ये यहां पर डिसाइड किया गया। तो अभी मुद्दा ये चल रहा है कि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगेंगे या नहीं लगेंगे। अब यूएसए भी यहां पर असमंजस में, वो किस लिए अभी बताता हूं। तुर्की ने भी S-400 सिस्टम खरीदा और चाइना ने भी S-400 सिस्टम खरीदा, तो तुर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगे। और तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पावरफुल यूएसए कंट्री और यूरोपियन कंट्री है। उसमें तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए। तो तुर्की जो है वो इनके अंडर से निकलकर आज के में चाइना और रसिया के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि जब अपने खुद के नेटो के मेंबर पर सैंक्शन लगा दिया आप लोगों ने, तो क्या इंडिया के ऊपर आप लोग सैंक्शन नहीं लगाओगे? तो यूएसए के लिए भी असमंजस की बात हो गई है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अच्छा भाई साहब इंडिया को तो बोलते हैं आप लोग क्वाड का मेंबर है, कि यहां पर क्वाड इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मिलकर क्वाड बना रहे हैं। अब आप अपने क्वाड वाले मेंबर के ऊपर भी सैंक्शन लगाओगे। समझ रहे हो आप लोग? यानी कि तुर्की के ऊपर सैंक्शन लगा दी तो क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाओगे? चाइना के ऊपर लगा दी तो क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाओगे? अब इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दी तो इसका मतलब क्वाड मेंबर के ऊपर सैंक्शन लगाओगे आप लोग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यूएसए के लिए बड़ी ही एक डिफरेंट सी सिचुएशन हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इनमें से 2 मुद्दों पर कौन से पर ये फोकस देकर चलने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर हो गया। अब आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। खासकर अगर बात की जाए ऐसे जो रसिया का जो S-400 सिस्टम है ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। जो यूएसए का सिस्टम है थर्ड उससे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर सारी कंट्री ये खरीद रही है। तो इसलिए तो यहां पर रसिया का सिस्टम नहीं खरीदा जा रहा है, वरना यूएसए का सिस्टम नहीं खरीदा जा रहा है, वरना सब यूएसए खरीदते हैं। तो यहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल जो सिस्टम रसिया का है ये ज्यादा ताकतवर रहता है। इसके अंदर कई सारे मॉडर्न चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी और 400 किलोमीटर की रेंज तक यहां पर ये लंबाई में और 300 की ऊंचाई तक यानी कि एल्टीट्यूड पर ये वार करने वाला है। इसके अंदर कई सारी चीजें एयरक्राफ्ट, इसी के साथ में अनमैन्ड एयर व्हीकल जिसको आप लोग ड्रोन बोलते हैं, ठीक है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल विद इन द रेंज ऑफ 400 तक यहां पर फायर कर सकता है। तो इसके लिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग इस सिस्टम को खरीद रहे हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे तो कंफ्यूज आना आप लोग को नहीं है। आगे अगर बात करूं इंडिया और रसिया के मिलिट्री रिलेशन, तो भाई साहब हम लंगोटिया यार हैं, उसमें बोलने वाली कोई बात ही नहीं है, आप लोगों को यहां से पता चल जाएगा। इंडिया के बारे में बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बताता है ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सी कंट्री कहां से कितने हथियार खरीद रही है। तो जितना भी हथियार हम लोग खरीदते थे अब तक लगभग 62% इंडिया हम लोग कहां से खरीदते थे, वो खरीदते थे रसिया से। आप लोग को याद भी होगा जब बराक ओबामा हमारे देश में 26 जनवरी की विजिट पर आए थे तो हम लोग उनको दिखा रहे थे कि देखो हमारे पास में क्या क्या हथियार है। बराक ओबामा भी ये बोला होगा अच्छा यूएसए से रसिया से खरीद
खरीद के हमको दिखा रहे हो तो वो वाली बात, ठीक है। बराक ओबामा बोल रहा है ओ बेटे मौज कर दी, यूएसए खरीद के रसिया से यूएसए को दिखा रहे हो, ठीक है। तो वो सारी बातें। इंडिया जो है उसके बारे में बात करें तो रसिया का भी काफी बड़ा एक तरीके से आम इंपोर्टर है, क्योंकि हम तो 62% खरीदते हैं सारा रसिया से, और रसिया 32% अपना टोटल व्यापार इंडिया के साथ में करता है, ठीक है। तो इंडिया और रसिया के लिए, दोनों के लिए काफी इंपोर्टेंट यहां पर हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए फायदा है, ठीक है। यूएसए क्या करते हैं हम लोग को, यूएसए हम लोग को जैसे क्या करता है, एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, सामान लाने ले जाने का, सामान का कोई ऐसी चीजें। बेसिकली रसिया क्या करता है हम लोग को वेपन, ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल, सुपर क्रूज, ये सारी चीजें, ये हथियार देता है, और ये हथियार नहीं देता है जो यूएसए, ठीक है। तो ये रहता है। आर्मी में अगर बात करें, दुनिया भर के टैंक वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे, AK-103 मेक इन इंडिया। जो रसिया हमको क्या करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमको टेक्नोलॉजी तक भी ट्रांसफर कर देता है, ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जिसके बारे में कोई दूसरी कंट्री सोच भी नहीं सकता है। तो रसिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो ये तू ही तो मेरा दोस्त है, तो ये वाला काम ओनली रसिया करता है, ये काम कभी भी यूएसए नहीं करता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। इसी के साथ में नेवी के अंदर जाएंगे, INS विक्रमादित्य हो गया, जो MiG-29K हो गया, रशियन गाइडेड तलवार क्लास सबमरीन आप लोगों को देखने को मिलेगी। रसिया ने हम लोग को लीज पर सबमरीन दे रखी है, लीज पर समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि हम लोग इसको यूज करें और जब हमको लगे कि हाँ काम हो गया तब उसको रिटर्न कर दे। कौन इतना काम करता है यार, कौन अपने एक इतने आपे से बाहर जाकर किसी की हेल्प करता है। तो रसिया हमको काफी अच्छे से एक तरीके से लेकर चलता है। ये काम इतना अच्छे लेवल पर या तो हमको इजराइल कर रहा है प्रेजेंट टाइम पर, या फिर रसिया कर रहा है, तो दो काफी अच्छे हमारे पार्टनर है इंडिया। और अगर ये तो मैंने आप लोगों को आर्मी बता दिया, फिर नेवल में अब एयरफोर्स के बारे में बात करते हैं। तो एयरफोर्स में कई सारे, जैसे फाइटर ग्राउंड अटैक के बारे में बात करें, 71% रशियन ओरिजिन के सुखोई आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे देश में, MiG-21, इसी के साथ में MiG-29, और इसी के साथ में अभी यहां पर रशियन मेड, यहां पर सेकंड 78, ये यहां पर अभी नया, और यहां पर आप लोगों को टैंकर, एयर टैंकर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। मिसाइल के बारे में बात करें तो ब्रह्मोस सिस्टम इंडिया और रसिया मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली 2 रिवर देखने को मिलेगी, दोनों रिवर के नाम आप लोग बताइए, ये भी पता होना चाहिए, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि इंडिया और रसिया ज्वाइंट मिलकर बनाते हैं इसको। S-400 सिस्टम यहां पर अभी हम लोग खरीदे हैं, ये डिफेंस सिस्टम हो गया, जो कि डिलीवर किया जाना स्टार्ट हो चुका है। डिलीवर बेसिकली यहां पर ये किया जा रहा है, क्योंकि एक बार में तो आएगा नहीं, तो यहां पर ये डिलीवर करेंगे, इसको मुझे लग रहा है हवाई जहाज के थ्रू डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज है यहाँ पर कई सारी इंडिया और रशिया की, जैसे इंदिरा के बारे में याद रखेगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। और फर्स्ट ज्वाइंट यहाँ पर अभी एक तरीके से ट्राई एक्सरसाइज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों मिलकर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यानी कि रशिया के साथ में हमारा याराना काफी अच्छा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन कल को कोई पूछ ले कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब एज स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो क्रिटिकली आप लोग को इसको एनालाइज करना है। तो कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर कई डायमेंशन में लिख सकते हैं। बाकी कई जगह रशिया आप लोग को प्रेशर में भी नजर आएगा, ठीक है, चाइना के प्रेशर में कई बार नजर आता है, जैसे स्टेटमेंट उल्टी सीधी देता है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जब मीटिंग हुई यहाँ पर, उसमें रशिया ने साफ साफ बोल दिया कि अफगानिस्तान के अंदर सब अपने अपने मुद्दे को देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है एक ही कॉमन मुद्दे पर काम करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो मीटिंग बुलाई गई थी उसके अपोजिट में जाके बोल दिया इंडिया तो ये चाहता था कि मिलकर काम करेंगे। तो ऐसे मुद्दे आप लोग को देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल जब से हम लोगों ने यूएसए के प्रेशर में आखिर रसिया से हथियार खरीदने कम किए, तो रसिया ने पाकिस्तान को हथियार बेचना स्टार्ट कर दिया है, वरना पहले कभी पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचा करता था, ठीक है। उसने बोला जब तुम हमारा नहीं मान रहे हो तो हम तुम्हारा क्यों माने। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में G8 में से जब से यहाँ पर रसिया को बाहर निकाला गया, G7 बनाए, तब से रसिया की डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ गई है। एक ये मुद्दा बन गया जिसके चलते रसिया को जो है वो थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखनी पड़ती है। अगर कोई मुद्दा होता है तो ये हमेशा सोचता है इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे रहे, ठीक है, तो उसमें भी ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिनको आप लोग मल्टी डायमेंशनल इशू बनाकर एक अच्छा आंसर प्यारा सा लिख सकते हैं। कई सारे बच्चे अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, उनका एनालाइज कीजिए। कोई मां के पेट से सीखकर नहीं आता है, आप लोग भी अच्छे से लिखना स्टार्ट करोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। यह है बेसिक इंपोर्टेंट मुद्दा। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है बेसिकली जनजातीय ये गौरव दिवस के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से यहां पर 15 नवंबर को बोला गया है कि जनजातीय गौरव दिवस, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो हिस्ट्री का भी पोर्शन आप लोगों के लिए बन सकता है। ये भगवान बिरसा मुंडा जिसे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पर, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को भगवान कब बोलते हैं, जब वो इंसान कुछ ऐसा काम कर दे जो कि एक नॉर्मल इंसान के दायरे से बाहर हो जाए, तो हम लोग भगवान की कैटेगरी मान देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कृष्ण जी को जैसे कि पैदा हुए थे मथुरा में, ठीक है, तो वहां पर क्या था, जब गोवर्धन पर्वत उठाया गया तो उनके द्वारा उनको आपदा से बचा लिया गया, तो भगवान की उपाधि दे देते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के बारे में आप लोग बात कीजिए इस तरीके से, तो इस तरीके से इंसान के लिए इतना काम कर देना तो उसको उस टाइम पर लगे कि यार ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, तो फिर भगवान की उपाधि दी जाती है।
इसलिए बिरसा मुंडा जी को भी भगवान की उपाधि यहां पर दे दी गई, एक करिश्मेटिक लीडर के तरीके से देखा जाता है। 15 नवंबर को यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाएगा। आजादी की भी 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा टाइम है खासकर इस तरीके का ये डे सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर कुछ और बातें मैं आप लोगों से यहां पर बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, पहले इनको सुनिए। जनजातीय गौरव दिवस डे है, एवरी ईयर यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके एक प्राइड की बात यहां पर हो गई। अब यहां पर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी है जिन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके चलते यहां पर हम लोग इनको एक तरीके से याद कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ काफी अच्छे से इनके द्वारा काम किया गया। तो उससे क्या होगा, उससे यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी भी एक तरीके से सिस्टम का पार्ट होती हुई नजर आएगी। तो पहले तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे कि किस डे को सेलिब्रेट किया गया, छोटे छोटे क्वेश्चन ही डायरेक्ट बन जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी यहां पर जो मुद्दा है वो ये है कि यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए और एरिया में भी फायदा देखने को मिलेगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट सामने निकल कर आएगा। तो रांची के अंदर यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहां पर एक म्यूजियम भी इनोग्रेट किया गया है जिसको ट्राइबल फ्रीडम म्यूजियम का नाम दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में अगर बात करें तो बिरसा मुंडा साहब जी से रिलेटेड ये डे है, ये इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा जी जो है वो 15 नवंबर 1875 में याद रखेगा बेसिकली पैदा हुए थे, और इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर 19वीं सेंचुरी में जो अंग्रेज है उसके खिलाफ मिलकर जो झारखंड और बेसिकली बिहार के आसपास वाले एरिया में इनके द्वारा मूवमेंट चलाए गए। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह आज के दिन में तो आप लोग उसको झारखंड बोल रहे हो, ठीक है, रांची बोल रहे हो, पर लेकिन ये एक ही राज्य हुआ करता था। ठीक है, 2000 में अलग कर बेसिकली झारखंड को रांची से अलग किया, सॉरी झारखंड को बिहार से अलग किया गया। ठीक है, उसी टाइम पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को, और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बेसिकली किसको, उत्तराखंड को अलग किया गया। तो ये आप लोग को देखने को मिला। तो ये अलग अलग क्रिएट कर दिए गए, वो एक अलग बात है, पर लेकिन उस टाइम पर ये एक ही एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कई बार एग्जाम की फॉर्म में पूछ ली जाती है। तो ट्राइबल कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कराने की बात यहां पर की जा रही है। आप लोगों को मैंने कल ही डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल था, नैनो मैगजीन में आप लोग देखना, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। पहली बार देश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऐसी चीजें की जा रही है। नॉर्मली खासी हिली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसके द्वारा एक अभी बिल प्रस्तुत किया गया है, जिसके चलते खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021 लाया जा रहा है। यहां पर क्या होता था, जो खासी, जो गायरो खासी जनता, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कल, इसमें वेस्ट जो खासी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे गायरो वाला एरिया हो गया, यहां पर आप लोग खासी वाला एरिया हो गया, और यहां पर आप लोग को जनता वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो मैंने बताया था याद कैसे रखना है इसको, अगर बात करें तो जी के जी, ठीक है, जी हाँ जी के पढ़ रहे जी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना। तो यहां पर गायरो हो गया, खासी हो गया और जनता हो गया। तो ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्ट से ईस्ट लगाने के लिए कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा चुका है। यहां पर बेसिकली जो महिला होती थी उसको यहां पर एक तरीके से होलसेल अथॉरिटी माना जाता था प्रॉपर्टी का। अभी यहां पर उसी को हटाकर काम ये किया जा रहा है कि मेल को भी यहां पर बेसिकली उसका पार्ट बनाया जाए। इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे वो लगी जिसको पढ़कर मेरा मजा आ गया था कि एक महिला जो है जब शादी करेगी एक पुरुष के साथ में, तो पुरुष जो है वो महिला के घर पर जाकर रहेगा, जैसे मॉडर्न इंडिया के अंदर में जो महिला जो होती है पुरुष के घर जाकर रहती है। तो यहां पर बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट था, मतलब है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर। इससे आप लोग कितने सहमत है, ये सही है या फिर गलत है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर बोलते आप लोगों को 50-50 होना चाहिए, यानी कि एक तरीके से आधा टाइम, यानी आधा नहीं, ऐसा कर ले, एक साल तुम हमारे घर रहोगी, एक साल में तुम्हारे घर रहूंगा तो कैसा आप लोगों को लगेगा? इसके बारे में आप लोग कुछ लिखना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग है ना, लिखिए। चलिए देखता हूं कौन कौन क्या क्या लिखता है, आप लोगों के विचार पढ़ना अच्छा लगेगा। पर हाँ, प्रॉपर वे में ऐसा लिखेगा जो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी गाली गलौज, हालांकि आप लोग नहीं लिखते हैं, कोई ऐसा इंसान रहता है जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, कई बार ऐसी हरकतें करता है जो SLV फैमिली का मेंबर नहीं होता है। आप लोग बड़े ही प्यारे विचार लिखते हो, तो एक दूसरे के विचार ही पढ़ा करो और एक दूसरे को रिप्लाई भी कर दिया करो अगर आप लोगों को लगता है कुछ रिप्लाई करने लायक है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मैं पढ़ तो लेता हूँ यार कमेंट पर, लेकिन हर टाइम मेरे मतलब एक ना दायरे से बाहर हो जाता है सबको रिप्लाई करना। ओके, तो ये आप लोग काम कर सकते हैं। अभी यहां पर केरला के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। केरला साउथ इंडिया में एक राज्य है जो कि तमिलनाडु और यहां पर कर्नाटक के साथ में बॉर्डर टच करता है। कई बार यहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिली। ठीक है, लैंडस्लाइड क्या होता है, इस तरीके से खिसक कर चीजें आना और कई बार यहां पर चीजें टूट फूट जाना, इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। यानी काफी फर्जाइल एरिया है बेसिकली यहां पर ये, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एक डैम है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। ये मुल्ला पेरियार डैम जो है ये दो नदी के किनारे, दो नदी के जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है वहां पर है, पेरियार और मुल्ला, तो इसको दो रिवर को मिलाकर यहां पर ये डैम बेसिकली दिखाने को मिलता है। तो ये जो डैम यहां पर बनाया गया, ये एग्जैक्टली बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा लगभग 126 साल पहले। अभी यहां पर इसको 126 साल हो चुके हैं, तो अब यहां पर बोला जा रहा है कि इस डैम को एक तरीके से थोड़ा संभाल कर यूज करना पड़ेगा।
दिक्कतें देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह कि हिल कौन सा एरिया है यहाँ पर, तो याद रखना कार्डोमन हिल वाला एरिया है, वेस्टर्न घाट के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये जो बनाया गया था 126 साल पहले, तो उस टाइम पर अंग्रेजों का रूल हुआ करता था। 1886 की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बोला यह गया था कि ये डैम है तो केरला के अंदर में, पर लेकिन इसको मैनेज करेगा 99 साल के लिए इसको तमिलनाडु जो है वो यहां पर इसको रूल करेगा। तो तमिलनाडु आज के डेट में इसको यहां पर रूल करता है। इसका कोई भी मुद्दा आता है तो तमिलनाडु डिसाइड करता है। वैसे इसमें जो पानी का लेवल हो सकता है वो हो सकता है 152, ठीक है, तो 152 फीट के करीब हो सकता है, पर लेकिन यहां पर ये फिलहाल 142 बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डैम की खस्ता हालत को देखते हुए। पर लेकिन जो केरला है वो ये कहता है कि ये भी ज्यादा है, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है केरला के अंदर में। तो इसको भी आप लोग कितना रखो, इसको 137 या 139 तक आप लोग इसको रखो, इसके ऊपर नहीं रखना है। तमिलनाडु चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर इतना डैम का लेवल रहता है तो फिर दिक्कत देखने को मिलती है, ज्यादा पानी यहाँ पर नहीं मिल पाता है, तमिलनाडु को दिक्कतें निकल के आती है। तो तमिलनाडु चाहता है कि कम से कम 142 यानी कि 142 तक तो यहाँ पर ये बना रहे, उसकी वजह से बार बार यहाँ पर ये दिक्कत में निकल कर आता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक बच्चे के द्वारा पूछा गया था, हालांकि मैंने उसका रिप्लाई भी कर दिया था। ये है बेसिकली जो पेरियार जो रिवर है यहाँ पर, ये एक ऐसी रिवर है जो कि एक एवरग्रीन टाइप की रिवर बोल सकते हैं। देखिए एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि नॉर्मली एवरग्रीन रिवर कौन सी होती है, जो ग्लेशियर में होती है, वो तो जो पिघल पिघल कर ग्लेशियर आते हैं और रिवर चलती रहती है, जैसे गंगा रिवर होगी। पर लेकिन नॉर्मली इसका कॉन्सेप्ट है कि जिसमें 12 महीने पानी रहे, ठीक है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पेरियार रिवर एक ऐसी रिवर की कैटेगरी में आती है। तो इसके चलते भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होने। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यार, कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, अगर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी इनको लेकर तो फिर आप लोग किसी भी तरीके से आंसर दे दोगे। तो ये जो डैम है यहाँ पर, ये कंट्रोवर्सी का रीजन बना हुआ है यहाँ पर बेसिकली, किसके अंदर, तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर भी। तो इसके चलते बार बार सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जब कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पर कि 142 आप लोग इसका लेवल रख सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन केरला में कई सारी कमेटी बनी, उनके द्वारा उसका एनालिसिस किया गया, बोला 142 जो है वो इसकी एक तरीके से उम्र को देखते हुए 186 साल कुछ ज्यादा बूढ़ा नहीं हो गया ये। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सोचिए तो सही कि दिक्कत क्या क्या निकल के आ सकती है। तो इसके चलते बहुत सारी पोलो हम लोग को झेलनी पड़ सकती है। तो इसके चलते बोला गया कि यार इसके ऊपर थोड़ा सा तो कुछ प्रतिबंध लगाओ, वरना हम लोग को दिक्कतें देखने को मिली है। पता चला बूढ़ा डैम हो रखा है, बेचारा बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, अपने आप देख लो, और सारा पानी छोड़ दिया, तो फिर क्या करोगे। तो इसके चलते 186 नहीं, सॉरी 126 यार, 1 सेकंड, 126, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो इसके चलते एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में बार बार बात भी की जाती है। तो ये बेसिक और इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं तो एरिया कहाँ है, किस रिवर के पास में, किस हिली एरिया में है, तो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। तो उसके चलते भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना बिल्कुल भी इसको लेकर नहीं है। तो क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट मुद्दे यहाँ पर कुछ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, अगर आप लोगों से पूछे सेक्सुअल जो असोल्ट किया जाता है बच्चों का, जिसमें आप लोगों को लड़का देखने को मिलेगा और लड़की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए लड़की को आप लोग बेसिकली गर्ल देखने को मिलेगी और बॉय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर एक एनालिसिस के हिसाब से माने तो बचपन में बहुत सारे लड़कों के साथ में भी सेक्सुअल असोल्ट होता है। तो एक ऐसा एनालिसिस किया गया, 47 गर्ल और यहाँ पर 52 लड़के। तो यानी कि जो लड़कों को बोलते हैं लड़कियों के साथ में ही छेड़खानी होती है बचपन में, बच्चों में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके साथ में छेड़खानी होती है। और कई सारे केसेस ऐसे निकल कर आते हैं। और ये मैक्सिमम हरकतें करने वाले कौन होते हैं, वो वही पर्सन होते हैं 50% से ज्यादा, तो जो कि जानने वाले होते हैं, यानी कि रिश्तेदार, दोस्त, आसपास के, वो सारे यहां पर बच्चों के साथ में हरकतें करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ये काफी बड़ी एक हिदायत भी मैं देना चाहूंगा, अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो माँ बाप इसी के साथ में जो जैसे पापा हो गए, मतलब दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, चाचा चाची हो गए, तो इनको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। पता चला इनका कोई यार दोस्त आकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, ठीक है, कोई और यार का यार कोई आकर यहाँ पर बच्चों के साथ में उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तो सेक्सुअली असोल्ट कहते हैं। तो इसकी वजह से बच्चे के माइंड पर जो इंपैक्ट पड़ता है वो ताउम्र उसको झेलता रहता है। तो ये जरूरी है कि इन चीजों से बच्चों को बचाकर रखा जा सके। ऐसी कोई भी हरकतें देखने को मिलती है तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो सीबीआई के द्वारा 77 प्लेसेस जो है वहां पर देखा गया चाइल्ड अब्यूज के केसेस देखने को मिले, 23 को बुक किया गया यहाँ पर। तो ऐसी हरकतें हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए जब बातें की जाती है तो याद रखिएगा चाइल्ड लेबर के बारे में भी आप लोग याद रखते हैं। आर्टिकल 24 हमारे संविधान के अंदर ये बोलता है कि चाइल्ड लेबर को आप लोगों को रोकना है, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 23 क्या है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि फोर्स किसी को भी नहीं करना है, कोई स्लेव नहीं बनाना है, किसी को देह व्यापार या फिर भीख मांगने के धंधे में नहीं धकेलना है। तो वही मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चाइल्ड अगर बात करें, जो भीख मंग का जो काम कराया जाता है बच्चों से फोर्स करने के लिए, तो भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर रोकनी है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, तो सीबीआई के द्वारा यहाँ पर प्रोब किया गया। तो उसके
चलते ये बातें पता चली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर आप लोग, अच्छा आप लोग अगर कुछ चाहे शेयर करना, आप लोग studyloverveer@gmail.com पर शेयर कर सकते हैं पर्सनली, अगर आप लोग कुछ लगे। कई सारे बच्चों के द्वारा ये चीजें शेयर की गई थी कि बचपन में हर किसी के साथ में कोई ना कोई सेक्सुअल असोल्ट होता है, बहुत खुश नसीब है वो इंसान जिसके साथ में हरकतें नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं हर एक इंसान के साथ में वरना कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे मेल आते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अब 50% लड़कों के साथ में हो रहा है, समझ सकते हैं आप लोग ये, जिनको एक तरीके से बोलते हैं कि लड़कों के साथ में कैसे होगा। तो ये दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसलिए बच्चों को सपोर्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कोई पूछ ले आप लोगों से कि दूरे राशन किसकी स्कीम है, तो यह वेस्ट बंगाल की स्कीम। वेस्ट बंगाल के द्वारा बोला गया कि यहां पर एक परिवार को जिसके अंदर मान लीजिए 5 फैमिली मेंबर हैं, तो 25 किलोग्राम उसको राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो राशन है अब घर के दरवाजे पर उनको जाकर मिलेगा। रीजन क्या है, 25 किलोग्राम कोई अपनी पीठ पर लेकर आए तो ये एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है, यानी ये काफी ज्यादा बोझ हो जाता है। तो गवर्नमेंट घर तक राशन को पहुंचाएगी, तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत यहां पर, तो ये है स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की स्कीम। इनके द्वारा इस स्कीम के बारे में बोला गया था, अपने इलेक्शन के मुद्दे को भी बनाया गया था कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, तो उसी को इंप्लीमेंट कर रही है। एक और मुद्दा है बीएसएफ का जुडिक्शन एरिया जो है वो 50 मीटर था, 15 मीटर था, जो बॉर्डर एरिया में 15 मीटर तक बीएसएफ रह सकती है, ठीक है। अभी यहां पर उसका एरिया जो है वो 50 किलोमीटर कर दिया गया, 15 किलोमीटर से बढ़ाकर। रीजन क्या है, वेस्ट बंगाल जो है अगर आप लोग देख सकते हैं तो वो बेसिकली कहां पर है, वो पड़ता है यहां पर बांग्लादेश के साथ में, तो बीएसएफ यहां पर रहती है। तो बीएसएफ पहले 15 किलोमीटर तक देखती थी, अब यहां पर 50 किलोमीटर तक देख रही है। तो राज्य गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है कि हमारे एरिया में आकर घुस रहे हैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्स, तो उसके चलते बातें देखने को मिल रही है। तो बार बार ऐसा मुद्दा बनता है, तो इसके बारे में एक स्कीम और ये 2 मुद्दे आप लोगों को पता होने चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से 22 नवंबर को मिलेंगे, तो उसके बाद में क्या सॉल्यूशन निकलता है वो देखते हैं। एक यहां पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर यह कि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो कई सारे लोगों की जान जा रही है। तो इसमें से अभी 4 जो है उनकी जान गई यहां पर गन फाइट जब देखने को मिली, एनकाउंटर चल रहे थे, यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिलती है। तो ये जो लोकल जनता है उनको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, जो बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। एनआरसी इसको बोलते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है यहाँ पर ये एक तरीके की लिस्ट तैयार की जाती है जो इंडियन सिटीजन की, ठीक है, कौन यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, कहां से निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा आसाम अकॉर्ड था यहाँ पर 1985 का, उसके हिसाब से एनआरसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है कि बांग्लादेश से बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं, ये बोलकर यहां पर उनको निकालने की कोशिश की गई। तो उसके चलते कई सारे मुद्दे यहां पर निकल कर आए, तो उसी के चलते यहां पर एक एनालिसिस यहां पर चल रहा है। तो फाइनल जो लिस्ट यहां पर निकाली गई थी आप लोगों को पता है कि 3.29 करोड़ में से यहां पर लगभग 19 लाख के करीब एप्लीकेशन ऐसे थे जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो बहुत सारे वो मुद्दे चल रहे हैं, तो ये मुद्दा भी आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में बेसिकली। तो ये कई बार न्यूज में आ जाता है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, एनआरसी बाय वीर सर्च कर लेना, अलग से स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है ताकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ये ऐसी वीडियो स्पेशल इसलिए बनाता हूं, देखिए मगर ये कोई मुद्दा रेगुलर आ रहा है तो अलग से एक स्पेशल वीडियो आ गई, तो जो अब उस मुद्दे पर मान लीजिए रिविजन में उसी वीडियो को आप लोगों को उसी टॉपिक को फिर से पढ़ाने बैठ जाऊं, तो एक तो इससे जो रेगुलर सुन रहे हैं उनको दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर किसी को रिविजन भी करना है तो हिंदू के अंदर पढ़ा जाए, खत्म हो गया फिर। तो अलग से टॉपिक अगर उसका आ जाता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको सर्च कर फिर से उसको पढ़ सकते हैं कि हाँ, और बाकी का यहां पर क्या है, बाकी का इसके अंदर कुछ नई चीजें बता देता हूं उसी टाइम में मैं आप लोगों को। तो ये है इसलिए थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कितनी बार पूछा जा चुका है कि अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जो होना है वो कहां पर होना है, वो कतर के अंदर होना है। तो बोला यह गया कि इसके अंदर एग्जीबिशन देखने को मिलेगी, और यहां पर केरला के अंदर, केरला के यहां से एक एग्जीबिशन यहां पर लगेगी, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर जारी है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस रख देंगे जिसमें अपनी जो भी हेरिटेज वगैरह है उनको यहां पर आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दे यहां पर बन जाते हैं। कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इंटरफेयर नहीं करना है डे टू डे टेंपल की जो रिचुअल्स होती है उसके अंदर, ये हमारा हक नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जब संविधान के अंदर जाओगे पार्ट 3 के अंदर, तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर जब आप लोग जाकर झांकोगे तो आप लोगों को आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक यहाँ पर ये राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करते हुए आर्टिकल रिलीजन से रिलेटेड आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये सेट ऑफ आर्टिकल आप लोग याद रखेगा, 25, 26, 27, 28, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर आप लोगों को बोला गया है कि यहां पर हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो आर्टिकल 32, ये होती है रिट जुडिक्शन, यानी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट यहां पर जाकर बातें कर सकता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। तो बोला गया कि ये रिट जुडिक्शन जो है हम लोग को लिमिट करती है कि ऐसा नहीं कि हम लोग रिलीजन के अंदर जाकर इंटरफियर करेंगे, तो इसलिए यहां पर ये बातें देखने को मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि हम लोग डे टू डे मंदिर के जो उसमें है एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर करें, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर, ठीक है।
करतारपुर कॉरिडोर ओपन कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से क्योंकि अभी पढ़ाया था। पहले तो किस किस ये बेसिकली यहां पर अभी एरिया को कनेक्ट करता है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कौन सी रिवर के ऊपर से होता हुआ जाता है, ये दो मुद्दे आप लोग बताने यहां पर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर, खासकर ये मोरल अगर पॉइंट ऑफ से देखा जाए बड़ा ही गलत होता है। एक इंसान जो है मेहनत कर कोई एग्जाम निकाला और दूसरा चीटिंग कर वो एग्जाम निकाल कर चला गया। तो अभी कई सारे केसेस देखने को मिले राजस्थान के अंदर ऑनलाइन चीटिंग में लोगों को पकड़ा गया। तो ये कई सारे मुद्दे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान जो है, पहले देखिए कट ऑफ कितना जाता था, एसएससी वेसएससी बैंकिंग वगैरह के कट ऑफ दिखते पहले कितने जाते थे, ठीक है, 50%, 60% मैक्सिमम। अब 80, 90% कट ऑफ जा रहे हैं। तो भाई साहब कौन सा कंप्यूटर लगा दिया है ये तो बता दो। तो ये कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो मोरालिटी के खिलाफ में चीजें चली जाती हैं, ठीक है। राजस्थान में भी वेट जिसको वैल्यू एडेड टैक्स है वो हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है, जिसके चलते थोड़ा सा रियायत मिलेगी लोगों को, क्योंकि 120 बेसिकली तक यहाँ पर पेट्रोल का प्राइस पहुंच गया था। काफी बुरी दिक्कतें देखने को मिली थी। अभी कई सारे मुद्दे ऐसे आते हैं, मान लीजिए आप लोग आईपीएस हो गए, या फिर आप लोग किसी और टीचिंग की पोजीशन पर चले गए, या कोई और पोजीशन पर आप लोग एक गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट के अंदर, कई बार आप लोग को पैसा देना पड़ता है ट्रांसफर कराने के लिए, ठीक है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके साथ में मेरी भी बात होती है कई बार, तो ये बोलते हैं यार अपने ही राज्य के अंदर अगर आप लोगों को ट्रांसफर कराना है अपने किसी एरिया में दूसरे में, तो वहां पर आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा अपने ही डिपार्टमेंट को जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे हो। तो ऐसी रिश्वत आप लोगों को हर जगह देखने को मिलती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कोई और दूसरा राज्य वेस्ट बंगाल हो, हर जगह आप लोगों को ये मुद्दे देखने को मिलेंगे। पैसा कमाया जाता है इस तरीके से, ठीक है, जो कि घिनौनी हरकतें लगती है पर्सनली मुझे, कि जिस घर में जिस उसमें काम कर रहे हो वहीं से ही उनसे ही पैसा ले लो ट्रांसफर करने के लिए वो भी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूएन के द्वारा अभी रिकॉग्नाइज किया गया है एक पर्टिकुलर गांव। ये गांव कहां का है? ये है तेलंगाना का। तो यहाँ का है पोचामपल्ली। तो यहाँ पर गांव का नाम है, यहाँ पर ये पोचामपल्ली, ठीक है। तो POCHAMPALLY। तो ये जो पर्टिकुलर गांव है ये तेलंगाना के अंदर, ये जो विलेज टूरिज्म प्रमोट करने के लिए जो यूएन जो बेसिकली यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सपोर्ट करने की बात की जाए तो हमारे कंट्री के अंदर एक गांव इसके द्वारा डिक्लेयर किया गया। ऐसे आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर रिसेंटली अभी, कौन सा हमारी कंट्री में सिटी है जिसको अभी यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा जो यहाँ पर एक कल्चर की कैटेगरी में उसको किया गया है, ठीक है, एक तरीके से उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। और 6 सिटी कौन कौन सी है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी वो भी आप लोगों को बताना है। तो ये है यहाँ पर, ये विशाखापट्टनम का व्यू है, काफी प्यारा लगा मुझे, लगा आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। नेवी जो है बोल रही है 170 शिप जो है वो लगाए जाएंगे। देखिए हमारी कंट्री का अगर एरिया देखेंगे ना आप लोग तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसको सिक्योर करना आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो लगभग 7,500 किलोमीटर आप लोगों को ये बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो सिक्योर रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसके ऊपर काम करने की कोशिश की जा रही है। बाइडेन और शी जिनपिंग मिलकर काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो ताइवान वाले मुद्दे पर हम लोग शांति में नहीं रहेंगे। चाइना बोल रहा है कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो देखते हैं सोल्यूशन कैसे निकल कर आता है। तो ये सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। बाकी एक छोटी सी स्कीम भी आप लोगों को बता देता हूं, पीएम सेवा निधि स्कीम है यहाँ पर, इसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर। तो ये स्कीम है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी इसका सेकंड फेज भी आप लोगों को देखने को मिला। आत्मनिर्भर भारत के तहत 10,000 रुपए प्रोवाइड कराने की बात की गई थी बिना किसी कोलेटरल, यानी कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो बेसिकली किसके अंदर ये स्कीम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसा प्रोवाइड कराने की बात की गई। स्ट्रीट वेंडर यानी गलियों में जो छोटे छोटे सामान बेचते हुए लोग पाए जाते हैं उनके लिए बात की जा रही है। तो ये था टोटल डिस्कशन। क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था उनके आंसर मैंने बता ही दिए थे वैसे तो, ठीक है। इसका हो गया यूनेस्को यानी कि डी आंसर हो गया इसका आंसर आप लोगों को रशिया ओलंपिक कमेटी देखने को मिलेगा। इसका आंसर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ये शूटिंग हो गया। ये आंसर इसका क्या था? इसका आंसर चाइना हो गया, ठीक है। तो चाइना था यहाँ पर इसका आंसर, और चाइना को यहाँ पर बेसिकली WTO के द्वारा ये अभी ये डिक्लेयर किया गया था। ई सिल्वाडोर 2021 में ई सिल्वाडोर भी हुआ, चाइना रिसेंटली अभी हुआ, ठीक है। अर्जेंटीना 2019 में, अल्जीरिया 2019 में, परग्वे 2018 में और उज्बेकिस्तान 2018 में। मैंने आप लोगों को बोला भी था यहाँ पर कि मैंने कहा चाइना से ये चीज हम लोग सीख सकते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को? तो इसी तरीके से यार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे, रिवीजन करते रहोगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था आज का डिस्कशन। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने? सीबीआई के बारे में बात की काफी डिटेल में, मैंने फिर से सीबीआई का एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुल्ला पेरियार डैम और ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या दिक्कतें चल रही है, डिटेल में इसको समझा, ठीक है। इसी के साथ में S-400 सिस्टम को काफी डिटेल में हम लोगों ने जाना। इंडिया और जो रशिया के रिलेशन है वो भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिए। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी दिया, इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। इसी के साथ में यहाँ पर जयंती गौरव दिवस के बारे में जाना, क्या क्या बातें सारी मैंने बताई, और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को और भी ट्राइबल कम्युनिटी के आप लोगों को बताए, ठीक है। बाकी यहाँ पर और भी कई सारी चीजें देखी हम लोगों ने कि जो न्यूज एनालिसिस के
जलंधर, ये स्कीम के दूरे राशन स्कीम के बारे में याद रखिएगा। सेक्सुअल असोल्ट ये कतर के बारे में बात की जा रही है, फीफा, इसी के साथ में यहाँ पर रिचुअल्स के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में समझा, और भी कई सारे मुद्दे, और ये एक विलेज के बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये था आज का डिस्कशन और एक स्कीम, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। फीडबैक देकर जरूर जाना लेक्चर कैसे लगता है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग इसको बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, सारी पीडीएफ इकट्ठे मिल जाएगी। फिर भी कोई चिंता कोई परेशानी हो तो जरूर बताना, उनको दूर किया जाएगा आने वाले लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।